हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। और जैसे आपने देखा है, हमने रिसेंटली चैनल के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डाला था। सिमिलर साइंस में हम एक और पेपर डाल रहे हैं जिसका सॉल्यूशन एमसीक्यू और असेसमेंट रीजन बेस्ड होगा सारा। ठीक है, और इसमें किस तरीके से हम 20 में से 20 फोड़ सकते हैं, ठीक है, वो टेक्निक जानेंगे हम। पिछले वाले में भी जितनी आपने प्रैक्टिस करी है वो प्रैक्टिस और डेवलप होने वाली है, क्योंकि अभी ये वही टाइम है जिसमें अगर आपने मेहनत तगड़ी कर दी, ठीक है, तो बाद में स्वाद आ जाएगा एक नंबर का। अभी मेहनत अच्छी नहीं हुई तो फिर एंड में आती हुई चीजें भी छूट जाएंगी, क्योंकि आपने एक फेमस सेइंग तो सुनी ही होगी, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट भी अच्छा होगा। और अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो एंड में एग्जाम वाले टाइम पे आप क्या कर देंगे, पैनिक कर देंगे। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सोप मॉलिक्यूल हैज प्रेजेंस ऑफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है सोप मॉलिक्यूल, पर हमने सोप मॉलिक्यूल तो एक्जैक्टली नहीं देखा था। हमने क्या देखा था? हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा था मिसेल का, यानी कि ये इनडायरेक्टली सोप जब पानी के अंदर घुल जाएगा, डर्ट के साथ मिल जाएगा और जब मिसल बन जाएगा, यानी कि झाग जब बन जाएगा, उसके बाद की स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। वो भी क्या है कि यहाँ पर एक जिगजैग मोशन दिखाई दे रहा होगा, और लास्ट में आके यहाँ पर एक आयन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है? Na प्लस। तो यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं कि सर जो ये लास्ट वाला पार्ट है ये आयोनिक पार्ट है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन। क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर से हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आयोनिक पार्ट होता है, ठीक है, ये किसकी तरफ है? ये वाटर की तरफ है। तो जोन सा पार्ट वाटर की तरफ होगा वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वो वाटर लविंग पार्ट होगा। तो हमने बोला सर वाटर लविंग पार्ट कौन सा होगा? आयोनिक पार्ट। अच्छा, तो आयोनिक पार्ट जो होता है वाटर लविंग होता है। इसी को एक नए वर्ड से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो वर्ड तो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रो वर्ड जुड़ा हुआ है वाटर से, और फिलिक वर्ड जुड़ा हुआ है किससे? लव से। और किससे जुड़ा हुआ है? अट्रैक्शन से। तो जिस बच्चे को ये बाइफर्केशन पता होगा कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, वो लगाते ही क्वेश्चन उड़ा देगा बिल्कुल। इसी तरह से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है ये वाटर से दूर भाग रही है, इसका मतलब ये डर्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो हम ये क्या बोलेंगे? ये क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। फोबिक का मतलब फोबिया, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो आपने बोल दिया सर जो ये लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और जो ये आयोनिक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं आसानी से। ऑप्शन में हेड की और टेल की बात कर रहा है, तो हमें बस हेड और टेल के बारे में पता करना है। तो ध्यान से अगर देखें तो ये लंबी सी क्या है? ये टेल है, ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाला इतना हिस्सा है ये क्या है? हेड। तो हेड के अंदर हमने देख लिया कि सर जो ये वाला पार्ट होता है ये फिलिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फिलिक पार्ट है। ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें हेड और टेल की बात की हुई है। तो इसमें अगर देखूं मैं तो ये कौन सा है? ये हमारी टेल, ये है हमारा हेड। तो हेड कैसा है? फिलिक। और जो टेल कैसी है? फोबिक। तो टेल फोबिक है और जो हेड है वो क्या है? फिलिक है। तो सबसे पहले देखें हेड कैसा है? फिलिक। और टेल कैसी है? फोबिक। तो यही वाली बात पहला ऑप्शन डायरेक्टली सूट कर रहा है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी एग्जामिनर ने, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अच्छी तरह से करा होगा वो उड़ा ले जाएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉलिड लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूं तो क्या होता है? तो इसकी अगर आपको रिएक्शन याद है, ठीक है, तो आप उड़ा देंगे क्वेश्चन को। हीट करते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। इसको अगर आपको याद हो तो ये क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये इकलौती एक रिएक्शन है पूरे सिलेबस के अंदर जहां पर ब्राउन फ्यूम्स की बात की रही होती है। किसकी? ब्राउन फ्यूम्स की। तो जब कभी भी पूरे सिलेबस के अंदर ब्राउन फ्यूम्स की बात करेंगी तो आप डायरेक्टली याद करेंगे कि सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन में आना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही एक वो गैस होती है उसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी में बैलेंसिंग आप खुद कर लेना।
डायरेक्टली यहाँ से समझ में आएगा कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एक मात्र दिखती है, वो भी ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस निकल रही होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये लॉजिक पता है ब्राउन फ्यूम्स वाला, ठीक है, तो आप उड़ा देंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, पेपर में आने योग्य रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, 2 कर दिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ? कर्ड, दही, शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द कंटेनर मेड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जो कर्ड है, अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा ऑप्शन सेट बैठना चाहिए? तो मुझे ही पता होना चाहिए सर कर्ड जो होता है के अंदर क्या होता है सर, एसिड होता है कर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसको कौन से कंटेनर में नहीं रखना चाहिए? तो कंटेनर कैसा? कॉपर, ठीक है। ये क्या हो गया फिर? सॉइल, डी प्लास्टिक और ग्लास। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो आपने कहीं ना कहीं एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कभी ना कभी देखी ही होगी। तो जब एसिड मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? सॉल्ट, और वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। मोर ओवर, जब कर्ड रिएक्ट करती है किसके साथ? कॉपर के साथ। कॉपर क्या है? मेटल है, ठीक है। तो हमने पाया कॉपर मेटल है, तो उसमें अगर वो कॉपर कर्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? पॉइजनस सब्सटेंस बनेगा। कोई क्या बनेगा? पॉइजनस सब्सटेंस। और पॉइजनस सब्सटेंस हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और ये एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, उसी से फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो हम दूर से देख लेंगे सर कि कॉपर ही इकलौती एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कर्ड स्टोर नहीं करी जानी चाहिए। तो अगर कर्ड इसके अंदर स्टोर करी गई तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए जहरीला हो जाएगा, ठीक है, जहरी जहर फैल जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि कर्ड को कॉपर वेसल में स्टोर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 का जब आप सॉल्यूशन देखेंगे, H2SO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने बोला सर जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करोगे आप, तो उसमें H+ आयंस भी मिलने चाहिए और SO4 2- आयन वाले आयंस भी मिलने चाहिए। पर अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अगर मैंने ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो क्वेश्चन खत्म। देखिए सबसे पहले ऑप्शन डी पे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं निकलती, कट। अच्छा, हाइड्रोक्सिल आयन तो नहीं निकलता, OH- आयन तो नहीं दिख रहा क्योंकि बेस तो होता नहीं, कट। इस पर आइए बी ऑप्शन पे, हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन, यहाँ पर SO4- आयन वाला आयन तो निकला ही नहीं, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भाई हमने ऑप्शन वाइज तो क्वेश्चन में क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पर आधे बच्चों के दिमाग में अभी भी होगा कि सर ये तो आपने H+ बनाया, ठीक है, यहाँ पर तो H2SO4 के अंदर H+ आयन निकला और आप हाइड्रोनियम वाले पे टिक लगा रहे हो, ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में जब स्टार्टिंग में जब रिएक्शन करा रहे होंगे तो ये बनेगा। पर आपको पता है कि वाटर तो सॉल्यूशन के अंदर अभी भी है, वाटर तो सॉल्यूशन के अंदर अभी भी है, तो यानी कि ये वाला वाटर और जब ये H+ आयन मिलेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन फिर पूरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर घूमता रहेगा और SO4 2- वाले आयंस भी घूमते रहेंगे। तो फाइनली आपने ऑप्शन ए देख लिया और पूरे ऑप्शन ए का लुत्फ भी उठा लिया। तो चलिए स्वाद पूरे हो गए, तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो भाई चमके मारता हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नॉन मेटल बताना है जो कि लस्टरस हो। हमें पता है कि मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, तभी तो हमें एक्सेप्शन केस पूछा हुआ है। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सेप्शनल केस की ही बात की गई है चैप्टर नंबर 3 के स्टार्टिंग में, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। तो ऑप्शन देखे, ऑक्सीजन लस्टरस नहीं होता, हाइड्रोजन लस्टरस नहीं होता, क्लोरीन लस्टरस नहीं होता, आयोडीन ही मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए पक्का ये अपनी जगह बनाएगा। और क्योंकि एमसीक्यू आने वाले तो ये इसके अंदर पक्का ही आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। भाई ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था पहले सीबीएसई के अंदर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पूछा जाता था, ठीक है। तो अब अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जामिनर तो उसको ऑब्जेक्टिव में डालेगा, मर्जी उसकी है, ठीक है। क्या बोला इसमें? जनरली व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड द गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ध्यान से देखिए, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? HNO3 के साथ। तो सर दूर से दिखाई दे रहा है कि HNO3 तो कहीं ना कहीं सेंस आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की गैस की सेंस आ रही है, और कोई गैस तो बन ही नहीं सकती,
ठीक है, तो डायरेक्टली ऑप्शन सी पे टिक लगाइए, ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को नाइट्रिक एसिड का थोड़ा सा भी अंदाजा है ना कि HNO3 होता है, वो NO3 है इसके अंदर, बाकी तो डी ऑप्शन तो वैसे ही ना हो सकता, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलेगी इसमें से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालने पॉसिबल ना है, तो इसका मतलब भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिसने थोड़ी सी भी भनक लगा ली, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा दिया, क्वेश्चन उड़ गया भाई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ केमिस्ट्री अपनी पूरी छत्र छटा बिल्कुल बिखेरे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, जिस बच्चे ने केमिस्ट्री अच्छी तैयार कर रखी है उसकी तो मौज ही मौज है। क्वेश्चन में सर में क्या बोला हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, इन पूरी कहानी के अंदर कहीं ना कहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बोला हुआ है, तो इसका मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। तो हमने देखा है सर, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वालों का नाम क्या होता है, ये होते हैं एल्केन्स, यानी कि ANE वाले होते हैं, और ये ENE वाले होते हैं, और ये YNE वाले होते हैं। ANE वाले कौन से होंगे, ANE वाले कौन से होंगे, जिनके अंदर CnH2n + 2 होगा, यानी कि दुगना कर दो जोड़। ये वाले कौन से होते हैं, CnH2n, केवल दुगना कर, और यहां पर क्या आएगा, CnH2n - 2, दुगना कर दो कटा। तो आपने क्या करा, एक बार में करा दुगना, फिर दो जोड़ा, फिर दुगना करा, और लास्ट में दुगना करा दो कटाया। तो इतना करने के बाद हमने पता लगा लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर, देखते हैं ऑप्शंस कि क्या क्या दे रखे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये, इसके अंदर क्या करो, दुगना करो तो कितना आया 12, उसमें से दो जो घटा दो, आंसर कितना आया 10, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड वाला है। ठीक है, अगले वाले में देखेंगे, इसमें क्या कर रखा है, दुगना करके दो जोड़ रखा है, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सर जो हमने लास्ट वाला ऑप्शन डी पकड़ा है ना, वही सही लग रहा। ठीक है, वही ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है और कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, तो ये तो बात सही है। अच्छा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि देयर इज नो एल्काइन इन द लिस्ट, यहाँ पर कोई एल्काइन नहीं है, और जो कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन, पहला जो पकड़ा था वही एल्काइन था, कट गया। ऑल कंपाउंड्स इन द लिस्ट आर एल्केन्स, डायरेक्टली कट गया। देयर आर ओनली एल्कीन्स इन द लिस्ट, ये भी कट गया। तो भाई जब इतना कटा है तो किसी ना किसी का तो बचेगा, ठीक है, तो धमाके वाले लोग हैं वो बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समझ रहे हो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेस्ट, यानी कि टेस्ट बर्ड से रिलेटेड कौन से वाला रिसेप्टर होता है। देखो दूर से देखिए स्नैप्स तो वैसे ही कट गया, ठीक, फोटो रिसेप्टर ये लाइट वाला होता है, ये इसलिए कट रहा है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर हो गया और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हो गया। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री वाला रिसेप्टर कौन सा होता है, जो स्मेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो स्मेल से रिलेटेड होता है, तो फिर ये भी कट गया, कौन सा बच गया, गैस्ट्रेटरी, ये किससे होता है, टेस्ट से होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि ओल्ड जाइलम के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बताइए कौन कौन से होते हैं। तो भाई ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन ए ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो जाइलम होता है उसके अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गम्स होता है, रेजिन्स होता है, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि प्लांट्स किस तरीके से अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से आता है, यहीं से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स get rid of their waste, get rid of their waste। ठीक है, वो भी कितने तरीकों से करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रेजिन्स एंड गम्स है, उनसे भी होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन नाम की प्रोसेस है, उससे भी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है, आप इसके तीनों के तीनों, ठीक है, कितने तरीके से प्लांट्स अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालता है, वो सारे मेथड्स आप कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे को सब्जेक्टिव वाला आंसर याद है जो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो कमेंट डाउन करिए अपना आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सौदा पेट का आ गया बिल्कुल अब तो। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, स्पेसिफिकली अंडरलाइन करिए इसको भाई, यही है असली चीज। ठीक है, नास की जड़ पेपर में यही बनेगी, ये इनकरेक्ट। देखिए अब जरा आंसर,
तो सबसे पहला ऑप्शन जो इसको दे रखा है ऑप्शन ए, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, याद रखना इस बात को। चलो ऑप्शन ए को देखते हैं सबसे पहले, क्या पूछा हुआ है, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नमक है वो क्या है, एक जे शेप सी ऑर्गन है, अच्छा, जिसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इस तरीके से अंदर अंदर जो वॉल होती है ना उसके ऊपर। अच्छा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये एक्चुअली करते क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके अंदर से ना कुछ सिक्रीशन निकल रही होती है, क्या निकल रही होती है, सिक्रीशन की, इनके अंदर से क्या क्या चीजें सिक्रीट होंगी। तो अगर सबसे पहले देखें तो क्या क्या सिक्रीट होता है, अच्छा सर म्यूकस सिक्रीट होता है, किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अच्छा, एक चीज और सिक्रीट होती है, HCl भी सिक्रीट होता है। अच्छा, एक बच्चा बोला सर कुछ और भी तो सिक्रीट होता है, एक और बात बताई थी आपने क्लास के अंदर, ठीक है, तो वो आप लोग बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि भाई इसके अलावा कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रही होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो ए है वो तो सर कहीं ना कहीं करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बी पार्ट पे चलते हैं, फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। सर ये तो गलत है, ठीक है, ये तो सरासर गलत है। ये बोल रहा है कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करता है लार्ज इंटेस्टाइन से, जबकि होता है उल्टा, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका मतलब ये तो हो गया सर गलत, और ये बात तो आप अपनी 7th 8th क्लास के अंदर जो आपको सिखाया था ना न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, उससे ही बता सकते थे, ठीक है। तो बी वाला पार्ट तो भाई हमारा गलत हो गया, इसका मतलब आंसर तो हमारा, ठीक है, बीफ और बॉम्ब वर्ग का आंसर तो हमारा आ चुका है, परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, ज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है, थोड़ा लॉजिक्स को तो सीख लीजिए। सी पार्ट को अगर देखें, अगर सारे पार्ट्स का एनालिसिस करते हैं, क्या पता एग्जामिनर इसी बी पार्ट को डी पे रख देता तो तभी भी तो चेक करते सारा सारा। तो चलिए अब करते चेक, लॉजिक के लिए, नॉलेज के लिए तो करना ही पड़ेगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या बोला हुआ, अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड। यानी कि ये जो बोला हुआ है अमाइलेज जो है एक फर्स्ट एंजाइम होता है जो फूड के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, और मोर ओवर मैं आपको ये बता दूं ये एक फैक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, और ये एक अच्छा बहुत फैक्ट है ये, ठीक है। जो हमारा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS के 2020 एग्जाम में आया हुआ है। CDS क्या है, CDS बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने NDA के बारे में सुना हुआ है, ठीक है। जब NDA का ऑप्शन नहीं बचता बच्चों के पास तो थोड़े से ग्रेजुएशन के बाद वो CDS अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफेंस का एग्जाम है और बहुत बढ़िया एग्जाम होता है ये भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो जो आपके फूड में मिक्स होता है वो कौन सा है, सर पेप्सिन। पेप्सिन तो स्टमक के अंदर निकलता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा सामने एंजाइम अभी तक कोई सुना नहीं था। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो हमने सुना हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन तो सर ये तो सर कहीं और ही निकलना है, ये तो पेनक्रियास से निकलेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और आपने ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सीख लिया, और ये बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से आपके लॉजिक तो बन ही गए, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन भी निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे, बाइल सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस। ऑब्वियसली बाइल सॉल्ट जो होगा वो बाइल जूस के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तो सर ये भी ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा, और इनकरेक्ट ही पूछा था इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपने इतना देख लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो पॉलन ट्यूब्स दिखाती है। तो अगर मैं लॉजिक के बिना भी जाऊं और ऑप्शन से सर्च करूं तो क्या पता मुझे मिल जाए। देखो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जियो, ठीक है, तो यानी कि जियो का मतलब होता है अर्थ, तो इसका मतलब सर अर्थ से रिलेटेड जो ट्रॉपिज्म होगा वो, यानी कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द अर्थ, तो ये जियोट्रॉपिज्म है। तो इसमें तो सर पॉलन ट्यूब की कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कटेगा। हाइड्रो वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, पानी से, ठीक है, और ब्लू है पानी पानी और दिल है सानी सानी, इसका मतलब ऑप्शन ये भी कटी गई हो, ठीक है। सी पार्ट पे चलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर देखिए हम, तो फोटोट्रॉपिज्म को अगर देखोगे तो फोटो का मतलब क्या होता है सर, लाइट, ठीक है, तो इसका मतलब सर ये भी कट गया, और सर ऑप्शन 3 ही कट गए, इसका मतलब बचा क्या, ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है किसकी, किसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स।
तो आप याद रखेंगे कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, मेरे साथ 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 बोलेंगे, वीडियो देखते देखते आपको बोलना है, तभी तो आपको फील आएगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने साथ साथ बोला है तो आपको याद भी हो गया होगा। तो कीमोट्रॉपिज्म के बारे में पूरी डिटेल समझ में आ चुकी है, और आ चुका है आपका बहुत ही बड़े टॉपिक फिजिक्स। फिजिक्स का फोबिया होता है बच्चों को कि भाई ना समझ में आ रही, ना समझ में आ रही, पर फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ सीख के निकलेंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ तो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी इतना। अब हमें पता होना चाहिए सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, ईटा के हिसाब से। ईटा बोल दो, इसे एन बोल दो, बात बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है ये, ठीक है, किसी भी मीडियम का, ठीक है सर। अच्छा, जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से तो क्या होता है, सी बाय वी। अच्छा, जिस मीडियम की बात चल रही होती है, मीडियम एम, तो वही मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, नीचे। याद रखेंगे, जिस मीडियम की बात चल रही होती है उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आती है, नीचे। इतने से ही आपको बात समझ में आ जाएगी और एक क्वेश्चन आपका निकल लेगा इतने में ही, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्वेश्चन में दे रखा है नहीं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, निकल गया। आगे कितना बोला हुआ है, लाइट की स्पीड कितनी मीडियम के अंदर, वो कितनी दे रखी है, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको दूर से दिखाई दे रहा है सर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट गया। इसका मतलब तो सर ये इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। तो आपको पता भी होना चाहिए, एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे स्पीड ऑफ लाइट होती है और दोनों ना कट जाती हैं। चलिए भाई, 3/2.25, अगर मैं पॉइंट नीचे से हटाऊं तो इधर कितना आएगा, 100, ठीक है। डायरेक्टली ये 25 से कटेगा, 25 4 जा, 25 9 जा, पर तू भाग के मत जा भाई, तू रुक जा पेपर आने वाला है बिल्कुल पास में, चिपक के देखता रहे वीडियो को बिल्कुल, क्योंकि अब छोड़ दिया, ठीक है, तो होलेगा ना इस पेपर में। 4/3 आंसर आ चुका है भाई। देखते हैं 4/3 कहीं पे लिखा हुआ है, ओ सर ऑप्शन में तो कहीं पे 4/3 है ही ना, इसका तो अपना तो धप्पा हो गया। रुक 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 रुक, अभी ना हुआ खत्म। 4/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.33। सो लेट अस चेक। ऑप्शन ए कट ही गए हो, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी, सर इसमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है तो वैसे ही नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी फॉर धमाका कर चुके हैं हम ऑप्शन के अंदर। तो चलिए भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आपके सामने ये रहा, टेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्या वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के, सर नहीं। राइबोसोम, ये तो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, क्या होती है सर, ये प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी बात नहीं चल रही सर। गोल्गी बॉडीज तो ऐसा कोई काम करती ही नहीं, ठीक है। लास्ट में क्या बच गया, जीन्स, ठीक है। तो आपको पता ही है जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के ऊपर। तो आपने डी पार्ट भी लगा दिया और इसका आंसर भी क्या आया, डी। तो आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, चलिए चलते हैं आगे, थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, कुछ 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन तीनों क्वेश्चन में से अगर मैं पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते, क्योंकि देखो पेपर में क्वेश्चन को करना ही, और कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, पहले कौन सा चूज करना है, बाद में कौन सा चूज करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला हुआ है कि आपको एक्स और वाई के आइडेंटिफाई करना है, एक्स और वाई का करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें बार मैग्नेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और सिंपलेस्ट डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखते हैं डायग्राम क्या होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे इजीएस्ट डायग्राम जो बनना पॉसिबल है वो हमने बना दिया आपके सामने। इस डायग्राम में हमने कुछ नहीं करा, एक छल्ला ऊपर एक छल्ला नीचे, ठीक है। आप पागलों की तरह ऊपर नीचे छल्ले छल्ले बनाते जाओगे तो वो छल्ले बनाने की जगह ये नहीं है, कहीं और बनते हैं छल्ले वो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या लगा दिया, नॉर्थ पोल, ये लगा दिया साउथ पोल। ध्यान से देखिए, नॉर्थ पोल की कंडीशन क्या होती है कि सर नॉर्थ से निकलता है साउथ के अंदर एंट्री लेता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री लेगा। तो अब हमें ये देखना है कि किस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, किस में अंदर एंट्री ले रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पोल की बात करूं तो यहां पर
नॉर्थ से निकल रही है, यानी कि आउटसाइड जा रही है, तो यहाँ पर आउटसाइड निकल गई। वाई वाले पे देखें तो यहाँ पर भी आउटसाइड निकल गई। तो जिससे आउटसाइड बाहर निकल रही होती है वो क्या होता है सर, वो नॉर्थ होता है। तो ये वाला कौन सा हुआ, नॉर्थ हुआ। एक्स वाला कौन सा हुआ, नॉर्थ। तो ये वाला भी कौन सा हुआ, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या दे रखा है, नॉर्थ। तो हमने पा लिया कि सर दोनों दोनों में नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, तो सर इसका मतलब तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी में क्या दे रखा है, नॉर्थ नॉर्थ दे रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों दोनों में क्या निकल रहा है, नॉर्थ से ही बाहर निकल रहा है। तो ऑप्शन बी हमने लगा दिया। चलिए अब चलते हैं आगे। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है, कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा बताना है, वो भी कैसा, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के लिए अगर हम ध्यान से देखें, ऑप्शन ए में लेड आ रहा है, लेड आ रहा है और लेड आ रहा है, पूरी कहानी लेड से बनी हुई है, ठीक है। तो यानी कि आपने सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, लेड के बारे में, तो लेड क्या है, गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो आपको पता होना चाहिए लेड दो एक मेटल है, ठीक है, पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी होगा नहीं, तो बच क्या गया, बी। और बी वाले में स्पेसिफिकली आपको पता ही है मेटल कौन कौन से है, ठीक है, कॉपर, ठीक है, जो कि क्या होता है, बेस्ट कनेक्टर्स में आता है, सिल्वर बेस्ट कनेक्टर्स में आता है, मोरओवर और क्या दे रखा है, आयरन, ठीक है। तो आयरन भी क्या है, गुड कंडक्टर होता है, कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो क्वेश्चन, वो सीरीज अरेंजमेंट जो होता है ना, वो क्यों यूज नहीं किया जाता डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। पहला ऑप्शन, क्या वो कॉस्ट बढ़ा देता है, ना जी। उसमें क्या पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट बढ़ा देता है, बिल्कुल भी नहीं देते हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसा भी नहीं है। लास्ट क्या बच गया, इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको पता ही है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस 5 ओम का लगता है, अगला वाला 5 ओम का लगता है, ठीक है, तो अगर इसे टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे निकालते हैं, 5 + 5 आंसर कितना होता है, 10 ओम। तो आपको फाइनली पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10 का दम हमारा क्वेश्चन निपट गया। यानी कि अब हमने एमसीक्यूज तो सारे सारे निपटा दिए, असली नाश की जड़ जो बची हुई है वो बची हुई है क्वेश्चन नंबर 17 to 20, यानी कि ये है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए आगाज करते हैं जंग का। आपके सामने 17 to 20 क्वेश्चंस में, तो आपको है ना सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले करूं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन में बोला हुआ है कि अमोनिया नाम का एक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि अमोनिया यहाँ पर एक्चुअली है क्या, तो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया क्या है, हमने जो लास्ट वीडियो करी थी उसका सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही अमोनिया वहां पर भी आया था, तो वहां पर भी हमने स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पर भी दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने वहां पर देख लिया था उसके लिए तो बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला कितना होता है, NH3। हमने इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बनाया था वहां पर, ठीक है, पर उसकी यहाँ पर नीड है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अमोनिया एक आयोनिक कंपाउंड है, तो कहानी सारी सारी आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मैं ये बोलूं कि मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तब कौन सा कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए मेटल नॉन मेटल होना चाहिए दोनों में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नाइट्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके दिमाग में, ठीक है, पर एक बात हमें पता है कि हमने जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, ठीक है, तब हमने वहां पर देखा भी था कि NH3 का कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो सर इसका मतलब ये हुआ कि NH3 क्या हुआ, एक कोवेलेंट कंपाउंड हुआ। कैसा हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब वो आयोनिक नहीं हुआ, आयोनिक नहीं हुआ, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि असर्शन क्या हुआ, रॉन्ग। और जितने बच्चों ने असर्शन रॉन्ग बोल दिया वो दूर से ही ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, और जिस बच्चे को ये समझ में आ चुका अगर ऑप्शन नंबर ए गलत है तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, अगर असर्शन क्या हुआ, रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग होते ही एकमात्र चीज है जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो हमने देख लिया भाई क्वेश्चन किस तरह से डील करना है, इररिस्पेक्टिव के भाई ऑप्शन रीजन वाले में क्या लिखा हुआ है हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बट अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो रीजन को भी पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें पहले से ही पता था, ठीक है। तो इसे पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
18 करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं इसके अंदर, क्वेश्चन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं पूछा हुआ इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? असर्शन में बोला हुआ है कि कॉनकेव मिरर जो है ना वो यूज नहीं किया जाता किसके अंदर? एरिया बिहाइंड द व्हीकल। यानी कि अब अगर आप अपनी कोई बाइक वाइक स्कूटी वूटी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर के अंदर जो भी आप मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? एनसीईआरटी बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, ठीक है, वो कौन सा मिरर है? रेयर व्यू मिरर है। कैसा मिरर है? रेयर व्यू मिरर होता है वो, ठीक है। तो उसका रीजन भी जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछता है वो कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों रेयर मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि कनकेव मिरर यूज नहीं किया जाता, तो हमें पहले से ही पता है कि कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, तो इसका मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट जो हुई सर वो क्या हुई? करेक्ट, ठीक है। फिर तो अब रीजन वाली बात को देखते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर कैन बी बोथ इन्वर्टेड एज वेल एज इरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो सर इसकी इमेजेस के बारे में सोचिए। तो कनकेव मिरर है ना सर, दो टाइप की इमेजेस बनाता है। कैसी? इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और इरेक्ट इमेज भी बनाता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, इरेक्ट का मतलब सीधी, ठीक है सर। ये दोनों इमेज बनाता है और ये हमें पहले से पता है फैक्ट वाइज भी। अगर हम रे डायग्राम देखें तो कनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज जो होती है उसके कितने केस होते हैं? 5। वर्चुअल इमेज के कितने केस होता है? 1। रियल का मतलब उल्टी, वर्चुअल का मतलब सीधी। तो इसका मतलब सर उल्टी भी बनाता है ये, सीधी भी बनाता है। और ये फैक्ट वाइज भी क्या हो गया? करेक्ट। तो यानी कि रीजन वाला फैक्ट भी क्या हो गया? करेक्ट। तो सर असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन करेक्ट हो गया, पर क्या मैं कह सकता हूं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसकी? तो सर कह तो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रीजन वाली बात में इसने बोला कि ये सीधी इमेज भी बनाता है, उल्टी इमेज भी बनाता है। तो सोचो अगर आप गलती से आज घर से निकल लिए बिल्कुल अपनी अपाची बाइक लेके, ठीक है, तो अपनी हायाबुसा वाली बाइक लेके आप निकल लिए, निकलते ही और अज्यूम करिए कि कनकेव मिरर अगर आपने लगा रखा है तो क्या होगा? कभी कभार तो जो भी पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसकी इमेज आपको बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, कभी कभार छोटी दिखाई देगी, कभी कभार उल्टी दिखाई देगी। तो भाई साहब ये तो रोड़ा मच जाएगा, ठीक है। और फिर रोड़ा मचे तो फिर तो आप पड़ोगे नीचे, ठीक है, फिर तो एक्सीडेंट होना निश्चित है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो इसका मतलब कनकेव मिरर वाला अगर हमने लगा दिया तो वो कभी कभार सीधी इमेज भी दिखाएगा, कभी कभार उल्टी इमेज भी दिखाएगा, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए असर्शन वाली बात कही गई है कि कनकेव मिरर को यूज नहीं किया जाता, इसीलिए बोला गया है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि रीजन वाली बात जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, ठीक है। तो हम तो भाई ऑप्शन ए की तरफ ही जाएंगे फिर। तो ऑप्शन ए का मतलब ये दोनों रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और सारा सौदा सेट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। कंप्यूटर महाशय असर्शन पढ़िए। तो असर्शन में क्या बोला हुआ भाई? सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। ये बोल रहा है अगर सिंपली डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस करते हैं, सर डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस कौन सी होती है? अरे भाई जो तुम घर पे कभी कभार पूजा करते हो, आराधना करते हो, तपस्या करते हो, वही वाली पूजा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? का मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपने मम्मी को घर में पूजा करते हुए देखा होगा तो वहां पर जो इंसेंस स्टिक होती है, जो अगरबत्ती होती है, उसकी धुआं, जो इंसेंस स्टिक होती है, ठीक है, उसकी जो खुशबू है वो पूरे पूरे घर में फैल जाती है। वो क्या होता है? डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट। तो ये हमने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली बात तो इन्होंने गलत नहीं कही है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सिंपल डिफ्यूजन से सारे पार्टिकल्स की जो नीड है वो पूरी नहीं हो सकती, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। असर्शन वाली बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। रीजन वाली पार्ट को पढ़ो। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और आपको पता भी है, अपने एग्जांपल, अपने खुद का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में मान लीजिए जो हार्ट वाली जो सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? कार्डियक सेल्स होते हैं। अच्छा, कार्डियक सेल्स अगर हैं तो सर इसका मतलब ये हुआ वो तो बाहर वाली सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, ठीक है, वो अंदर वाली सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। क्योंकि वो बाहर वाली सेल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है,
ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए तो मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है तो उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होगी। ठीक है, तो जो बाहर की एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एंट्री नहीं ले सकते। अगर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तब तो बात बन जाती, पर यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन बींग्स की बात कहीं ना कहीं चल रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण, ठीक है, जो ये डिफ्यूजन वाली बात है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रीजन वाली बात भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये बात आपको थोड़ी बहुत अटपटी सी लगेगी, ठीक है, पर एक दो बार जब इसको और रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कहीं ना कहीं इशारा मिल जाएगा, ठीक है, कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसके अंदर और थोड़ी सी एक थियोरेटिकल फैक्ट भी मैं आपके पास डाल दूंगा मैं, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, कमेंट में पिन डाउन कर देंगे उसे। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है। लिम्फ इंक्लूड द सब्सटेंसेस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। अगर आपने फॉर्मेशन देखी हो ना लिम्फ की, तो क्या होता है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जो भी कैपिलरी की वॉल्स होती हैं, जो भी कैपिलरीज की वॉल्स होती है ना, ठीक है, कैपिलरी की वॉल्स में से कुछ कुछ प्लाज्मा, कुछ कुछ प्लाज्मा, क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, कुछ ब्लड सेल्स, ठीक है, एस्केप होके यहां से कहां चले जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर से कहीं ना कहीं एंड में जाके क्या होती है, फॉर्मेशन किसकी, लिम्फ की। तो आपने फाइनली देखा कि सर जब ब्लड की हेल्प से ही ये क्या बन रहा होता है, लिम्फ बन रहा होता है। ठीक है, तो लिम्फ की फॉर्मेशन ब्लड की हेल्प से ही होती है, ब्लड के अंदर के कुछ कुछ कंटेंट बाहर निकाल के प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिम्फ के अंदर वो सारी चीजें तो होंगी जो ब्लड के अंदर होती है। असर्शन क्या है, ट्रू है। तो ब्लड इज अ सोर्स ऑफ द लिम्फ। ऑब्वियसली जो भी हमने थोड़ा पढ़ा था, इससे क्या समझ में आया कि लिम्फ बना किससे है, जो ब्लड है वहीं से ही। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है, ब्लड इज अ सोर्स ऑफ द लिम्फ। तो ब्लड की हेल्प से ही कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, लिम्फ बन रहा है। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर अगर ध्यान से देखिए, क्या नीचे वाली चीज ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही है, हाँ सर सपोर्ट कर रही है, क्लियरली सपोर्ट। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है। होप आपको अच्छी लगी हो। जो भी आपके रिमार्क्स हैं वो कमेंट में डालिए और इसी तरीके से साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में सब ये सारी वीडियोस को क्या कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।